नमस्कार, IBC 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और अब तक सभी राज्यों यानी दोनों राज्यों और जहां जहां उपचुनाव हो रहा है वहां की स्थिति एकदम साफ क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण की खबरों से। विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए हैं और कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। विजयपुर में मिली हार के बाद बीजेपी ने रीकाउंटिंग का आवेदन दिया है। बुधनी में बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 8,337 वोटों से आगे हैं, बहुत बड़ी लीड नहीं है। रायपुर दक्षिण में अगर बात करें तो सुनील सोनी अपना चुनाव जीते हैं और ये बहुत बड़ी लीड से चुनाव जीते हैं, यानी तकरीबन 44,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के आकाश शर्मा को हटाया। तो ये मध्य प्रदेश 36 की बड़ी बातें क्या है, गौर कीजिएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुनील सोनी अपना चुनाव जीत गए हैं एक बड़े मार्जिन से। 44,167 वोटों से कांग्रेस के आकाश शर्मा को हराया है। आमचे सगळे जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे आणि निश्चितच महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत। याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही। अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो। आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू। तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे
प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझ भाई सुन नहीं पा रहे हैं भाषण, पता है कि हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। मराठी हो जाएगा फिर। ईव्हीएम वापर फोडतायत, हिंमत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतात, काय सल्ला? आम्हाला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। तो आप साफ तौर पर यहां पर देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे। उन्होंने सभी को एक लाइन में धन्यवाद दिया है। और इस बीच विजयपुर से एक बड़ी खबर है जो कि लगातार बड़ी खबर बनी हुई है। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा अपना चुनाव जीत गए हैं। रामनिवास रावत को उन्होंने हराया है। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा अपना चुनाव जीते हैं, 7,428 वोटों से जीते हैं। बीजेपी ने रीकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है। रीकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है। ईवीएम बीजेपी ने 8 से ज्यादा ईवीएम में गड़बड़ी बताई है। विजयपुर में जीत का भोपाल में जश्न है, कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा है। कार्यालय में जलेबी बांटी जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलेबी खिलाकर बधाई दी है। बुधनी में अभी 8वें राउंड की गिनती पूरी हुई है और यहां पर 8,700 वोटों से बीजेपी आगे है। बीजेपी के रमाकांत भार्गव आगे हैं। रमाकांत भार्गव 8,700 वोटों से आगे हैं। विजयपुर, जहाँ रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। वो सीट बीजेपी हार गई है।
तो यहां पर सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है। वाकई कांग्रेस के लिए तो किसी संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि ये 2 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों में, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 कांग्रेस यहां पर चुनाव जीती। हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ है, विश्वेश ठाकरे जी, आपका बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ साथ हमारी नजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश में भी होगी कि इस सारे जो मायने हैं, रिजल्ट, इनके मायने क्या है। एक चीज साफ है, अगर विजयपुर को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वही रिपीट करेगी, और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में थी, उसने तो बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया है, बहुत बड़ा। चूंकि इतनी उम्मीद क्या भारतीय जनता पार्टी या महायुति को रही भी होगी, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए, पोल भी आपने देखे, इतना कोई नहीं दे रहा था। और यहां अगर देखें एक बात, तो महाविकास आघाड़ी की अगर किसी से टक्कर दिख रही है विश्वेश जी, तो वो शिवसेना शिंदे से ही दिख रही है, बाकी कोई टक्कर नहीं दिया है। इसके पीछे आपने कहा कि लाडली बहना योजना थी, हिंदुत्व का कार्ड था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अभी कह रहे हैं, उन्होंने जब वजह गिनाई, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने एक बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक एक है तो सेफ है का नारा चला है। उन्होंने पहली ये बात कही, फिर लाडली बहना पे आए, फिर लाडले भाई पे आए और लाडली किसान पर आए। देखिए, महाराष्ट्र के अगर रिजल्ट को देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा ये जरूर एक है तो सेफ है वाला जो नारा है वो कुछ सीटों पर काम किया है, क्योंकि वहाँ बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी एक समय में बड़ा इम्पैक्ट था कुछ सीटों पर उसका, तो उसका असर भी दिखा है। पोलराइजेशन भी हुआ है वोटों का, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस नारे का पूरा लाभ मिला है। लेकिन यदि पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो महाराष्ट्र के लोगों से बात हो रही है लगातार, यहाँ भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे बात हो रही है, तो लाडली बहन योजना जो है उसका सबसे बड़ा लाभ है। और उसकी कोई काट नहीं थी अघाड़ी के पास, युति के पास में, अघाड़ी के पास कोई नया पॉइंट ही नहीं था। तो विश्वेश सर, क्या मतलब कि लाडली बहना ये मास्टर स्ट्रोक बन गई? आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, आप देख लीजिए हरियाणा, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ का कमिटमेंट हुआ था, यहां पर बीजेपी ने कमिटमेंट किया था, फॉर्म भी भरवा लिया था, और अब देखिए झारखंड और महाराष्ट्र। क्या ये सभी राज्यों के लिए जरूरी होती जा रही है चुनाव जीतने के लिए, एक्स फैक्टर होती जा रही है? देखिए राहुल, आपको याद होगा कि इससे पहले जब अपनी बातचीत हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि अब महिलाएं जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गई हैं। किसी भी इलेक्शन को जीतना है तो आपको महिलाओं पर फोकस करना पड़ेगा, युवतियों पर फोकस करना पड़ेगा। ये पिछले कुछ विधानसभा लोकसभा जो चुनाव है उसका ट्रेंड बता रहा है। जैसे मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना शुरू हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू हुई, वैसे ही झारखंड में एक योजना सोरेन सरकार ने लाई, और अब फिर लाड़की बहना जो योजना है महाराष्ट्र में उसने लाभ दिया। इसका मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ कि कुछ सीट हैं जहाँ पर 25% से 40% की वोटिंग महिलाओं की बढ़ी है महाराष्ट्र में। ये 25% से 40% की जो वोटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसी योजना के कारण बढ़ी। इस योजना को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो वहाँ पर महायुति था, जो गठबंधन था, उसने इतनी तेजी से, इतने एग्रेसिवली पहुंचाया लोगों तक के, महिलाओं तक के विशेषकर, और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम ये योजना लागू करके देख चुके हैं और ये दे रहे हैं। तो एक वो विश्वास जो मन में वहाँ की महिलाओं और युवतियों में बैठा कि हमको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो हमको भी मिलेगा। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम किया, उसने इस पूरे वोटिंग परसेंटेज को महिलाओं का 40% तक के बढ़ाया। और ये 40% जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है महिलाओं का 25 से 40 के बीच का, ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को गया, जो जिससे जाहिर है कि ये रिजल्ट आया। और ये आंधी जो देख रहे हैं आप, उसके पीछे ये एक कारण है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा में उनको जिन सीटों पर नुकसान हुआ था, उस पर उन्होंने फोकस्ड चुनाव लड़ा। लोकसभा के बाद अगर मान लो आप ये जो परिणाम आते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाले हैं। लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, लेकिन उन्होंने उस नुकसान से सीख ली। उन्होंने सीख लेने के बाद में सीट टू सीट बिल्कुल एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि कैसे हम इसको विधानसभा चुनाव तक के करेक्ट करें और कैसे यहाँ पर हम जीत हासिल किए, जिसमें वो शामिल ही। वहीं सामने जो गठबंधन था उसके पास में किसी भी तरीके का कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लान नहीं था। वो ये कह रहे थे कि हम मराठा जो आंदोलन चल रहा है उस पर वोट मांगेंगे, या फिर जो विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, जो एनसीपी को अलग, यानी उनमें तालमेल का अभाव था। तालमेल के साथ में एक प्लानिंग का अभाव था। तालमेल तो दूसरी बात है, उनके पास ये
स्पष्ट कारण नहीं थे, विजन नहीं था, विजन नहीं था, स्पष्ट योजनाएं नहीं थी कि वो किन योजनाओं को लेकर जाएं। वो बस विरोध की राजनीति, मराठा आंदोलन पर। लेकिन जब जरांगे ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहां पर ये ब्रेक हो गया, वो पूरा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चला गया। जब विपक्ष को तोड़ने की बात हुई कि शिंदे को 2 पार्ट में बांट दिया आपने, एनसीपी को 2 पार्ट में बांट दिया, अजीत पवार गुट अलग हो गया, तो ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, वो भी नहीं चला आपका। उन सब के ऊपर में लाडली बहन चल गया, कुछ सीटों पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे चल गए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा चल गया। तो ऐसे करके एक साथ बहुत सारे फैक्टर भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किए और वो आज आपको परिणाम में दिख रहे हैं कि एनडीए के पास में 226 सीटों पर रुझान है उसका। तो ये जो एक आंधी है, ये सब मिली जुली जो चीजें हैं उसके बाद ये आई है। और ये जो अटैक था लगातार सीएम के ऊपर हो रहा था, भाई कुछ भी हो, आप गए हो, वो सीएम थे महाराष्ट्र के, जो पर्सनल अटैक हो रहा था, क्या वो भी एक असर पड़ा है? और हिंदुत्व की पैरोकार की छवि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे लेके चल रहे थे, अब तो उन्हें लगभग नकार दिया गया, उनकी स्थिति तो बड़ी खराब यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार गुट को भी नकार दिया गया, जबकि वो उनका लास्ट चुनाव उन्होंने अनाउंस किया। हाँ, जबकि उन्होंने अनाउंस किया था, वो भावनाओं पर चुनाव लड़ रहे थे, वो ये बोल के लड़ रहे थे कि भाई ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन इन दोनों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो तमाम कारण मिले, उन्होंने एक नए समीकरण खड़े कर दिए। भाई उद्धव ठाकरे बार बार ये बात कर रहे थे कि हमको बांटा गया, शरद पवार ये बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार। चलिए इसको सर आगे बढ़ाएंगे ये महाराष्ट्र की बात, लेकिन हमारे दर्शक चूंकि रायपुर दक्षिण के बारे में भी जानना चाहते हैं और उस पर आपकी बड़ी रिसर्च है, बूथवार में देख रहा हूं, आपने बूथवार रिसर्च करके रखी है, तो दर्शकों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपना चुनाव जीत गए हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। 46,167 मत बहुत होते हैं और जहां पे तकरीबन 1,35,000 ही वोट, आई थिंक इतने ही पड़े होंगे, और इसमें इतनी बड़ी लीड बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को एक बड़ी जीत मिली है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के आकाश शर्मा को सिर्फ 43,000 ही वोट मिले हैं, यानी बहुत बड़े मार्जिन से हराया है यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। और एक लंबे समय से 3 दशक से ये भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन अग्रवाल के ही खाते में ये सीट रही है। इसमें कितनी सरकारें बदली, खुद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया, लेकिन इस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल विधायक बने रहे। ये पहली, मतलब 3 दशक के बाद पहली बार है कि अब कोई दूसरा विधायक होगा। लेकिन अभी भी विश्वेश सर, बृजमोहन अग्रवाल ही वहां पर एक फैक्टर रहे हैं इतनी बड़ी जीत की। वजह आप क्या मानते हैं? चूंकि इसके पहले आपने कहा, मैं सीएम साय की बात आपसे करूंगा, सीएम साय ने क्या कहा, पहले अपने दर्शकों को वो सुना देता हूं। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। और अब बृजमोहन अग्रवाल चूंकि 3 दशक से इस सीट पे विधायक रहे, उनकी बात सुना देते हैं आपको। कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। कमल के फूल का गढ़ है और रहेगा। 35 साल तक तो रहा, अब 36वें साल में भी प्रवेश कर गया। अब बृजमोहन अग्रवाल की इस बयान को कैसे देखा जाए और इतनी बड़ी जीत, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पहली बात जो आपकी कि बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान को कैसे देखा जाए, तो बृजमोहन अग्रवाल जरूर ये बात कह रहे हैं कि ये कमल का गढ़ रहा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि ये मेरा गढ़ रहा। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल की ही जीत है ये, क्योंकि जब
प्रत्याशी सिलेक्शन की बात हुई तो ये हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल के पसंद का प्रत्याशी लाया जाए। दावेदार बहुत से थे, संजय श्रीवास्तव थे और भी दूसरे दावेदार थे, लेकिन पसंद किसकी थी? बृजमोहन अग्रवाल की। चुनाव की कमान किसने संभाली? बृजमोहन अग्रवाल ने। जो टीम लगी थी चुनाव के लिए वो किसकी लगी? बृजमोहन अग्रवाल की। तो ये जीत बृजमोहन अग्रवाल की जीत है। ये जो है ये गढ़ बृजमोहन अग्रवाल का है, ये साबित हुआ। लेकिन ये जीत अगर मान लो 10, 15, 20 हज़ार तक की होती तो वो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन की जीत थी। लेकिन ये जो 46,000 की लीड है, इसके पीछे जो 2-3-4 कारण है राहुल, उसको हमको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को बूथ तक के लाने में कामयाब हुई और कांग्रेस इसमें बुरी तरह विफल हुई। क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे कि बूथवार आकलन की बात कर रहे थे, तो बूथवार मेरे पास में विश्लेषण है। अब इसमें मैं देख पाता हूं कि जो मठ पुराना जैसे जो बड़े इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जिसमें बृजमोहन का दबदबा है, जो शहरी इलाके हैं, जो शहरी वार्ड्स हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वहां पर औसत वोटिंग क्या है? 75%, 70%, 65%। लेकिन जो निचली बस्तियां हैं, जो खो पारा है, जो निचली बस्तियां हैं, अमीन पारा का जो निचला एरिया है, टिकरा पारा जो कालीबाड़ी का निचला एरिया है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है? 26%, 28%, 35%, मैक्सिमम 40%। तो ये जो आकलन है ये अपने आप में ये साबित कर दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वोटर्स को लेकर बूथ तक के आने में कामयाब हुई। और जो माना जाता है कि अल्पसंख्यक और निचली बस्तियों के वोट कांग्रेसी वोट होते हैं, उनको बूथ तक के लाने में कांग्रेस सफल नहीं हुई। इसके पीछे हो सकता है, मैं जैसे बता रहा था आपको कि बृजमोहन की टीम चुनाव लड़ रही थी, आकाश शर्मा नए हैं, उनको पूरी तरीके से समर्थन भी नहीं था, क्योंकि 2 समर्थकों ने तो उनके खिलाफ में फॉर्म भी खरीद लिए थे। हालांकि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल ने बाद में नामांकन फॉर्म वापस किए। लेकिन ये कांग्रेस की टेंडेंसी है या कांग्रेस की एक अंदरूनी उनकी परंपरा रही है कि वो इस तरीके से विरोध या आपसी जो है वो करती है। तो इसका भी नुकसान आकाश शर्मा को हुआ। नया चेहरा थे, लोगों में बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं थे, तो इसका भी नुकसान उनको हुआ। और सुनील सोनी चूंकि यहाँ पे मेयर रहे हैं, सांसद रहे हैं और अब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग जानते थे उनको। साथ ही एक बड़ा कारण राज्य में सरकार थी, और इससे बड़ा कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा। मतलब हम जब बात कर रहे थे तो एक मंत्री यहाँ पे कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी उसके प्रभारी बनाए गए थे। इसके साथ साथ पूरे विधानसभा को अलग अलग सेक्टर में बांटकर बड़े विधायकों को, बड़े मंत्रियों को इसका प्रभार दिया गया, सांसद को इसका प्रभार दिया गया कि आपको ये एरिया देखना है, यहाँ से लीड बढ़ानी है। और आप देखिए कि 46,000 की लीड, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से आधे वोट भी नहीं मिले यहाँ पर। तो ये जो पूरी तैयारी, ये सम्मिलित प्रयास जो है, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि अगर ये 10-20 हज़ार की जीत होती तो ये सिर्फ बृजमोहन की जीत होती। लेकिन ये जो 46,000 का आंकड़ा है, ये पूरे सम्मिलित प्रयासों का और पूरी एक व्यवस्थित चुनाव लड़ने का जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है, ये बिल्कुल। यानी 3 फैक्टर आपने बृजमोहन अग्रवाल को बताया, सरकार है ये अहम फैक्टर बताया, और बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट यानी बूथ पर जाकर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो उसकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की आंधी बल्कि सुनामी भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी जीत। महायुति गठबंधन 226 सीटों पर आगे है। मुंबई में ज्यादातर सीटों पर महायुति आगे है। 131 सीटों पर तो अकेले भारतीय जनता पार्टी यानी बहुमत से बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं गैप रह गया बहुमत से, जबकि 145 सीट पे लड़ी थी। विदर्भ के अलावा सभी इलाके में एनडीए बहुत मजबूत है। एमवीए की पूरी सीट शिवसेना शिंदे गुट से कम है। और अब हमारे साथ मयूर पारिक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे, और हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी तो है ही है, इनसे भी जानेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति, क्या जो इतनी बड़ी परिवर्तन देखने को मिला है, इसका क्या असर रहा है, क्यों इतना कुछ हुआ, क्या वाकई लाडली बहना योजना थी जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, उसके बाद कई राज्यों में हो गई और ये जीत की गारंटी सी बन गई। हिंदुत्व का कार्ड क्यों उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति नहीं हुई है, ये भी पूछेंगे। मयूर फारिक जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आप मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ। महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत थी सर, क्या आज के पहले जब आपने टेलीविजन ऑन किया होगा या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए होंगे, तो क्या आपने भी ये कल्पना की थी कि इतनी बड़ी जीत होगी महायुति की? देखिए, ये महायुति बड़ी जीत है। दरअसल आपको ध्यान से देखिए तो 2014 में नरेंद्र मोदी इनकी लहर चल रही थी
उस समय भी बीजेपी उससे अधिक इस समय मिल रही है। लगभग 130 सीट जनता पार्टी जो है वो इस समय चल रही है और सीटों पर की जीत पक्की है। 3 बड़े मुद्दे हैं, बीजेपी या फिर जीत रही है। सबसे पहला मुद्दा, मयूर जी थोड़ा ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम है, ब्रेक के बाद आपसे पूरी बात होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।